फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की शूरेन को देखते हैं। वो एक होटल रूम में शाओ के पास जाती है और उसके साथ नाइट स्पेंड करती है और इसके साथ ही वो एक फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ पर उसके स्टेप मॉम ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। जब शूरेन बोलती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी तो उसके स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। इतने में उसके स्टेप सिस्टर भी उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा शूरेन। और यूई यानी कि उसकी स्टेप सिस्टर उसको धमकाते हुए बोलती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपने भाई की शक्ल कभी भी नहीं देख पाओगी। ये बात सुनकर शूरेन डर जाती है और कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ये क्या बोल रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर यूई बोलती है कि फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है और हम उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि तुम उसको कभी देख पाओगी या नहीं। और मजबूर होते हुए शूरेन ये फैसला करती है कि उसको वहाँ पर जाना होगा। शूरेन शाओ को अपना फेस नहीं दिखाती है और मास्क पहनकर वहाँ पर जाती है और शाओ के सोने के बाद वहाँ से उठती है और उसके बाद वो यूई के पास जाते हुए कहती है कि जैसा तुमने कहा था मैंने कर दिया, अब मेरे भाई को छोड़ देना। जिस पर यूई कहती है कि ठीक है, तुमने मेरी बात मानी है तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। तो ये कहकर यूई शाओ के पास चली जाती है और शाओ को ये शो करवाती है कि शूरेन नहीं बल्कि शाओ के साथ वो थी। कुछ मंथ्स बाद हम शूरेन को देखते हैं जो कि एक बेबी को बर्थ देती है और नर्स बोलती है कि आपका बेबी मर चुका है। जिस पर शूरेन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसकी आवाज सुनी है, मुझे मेरा बेबी दिखाओ। लेकिन वो नर्स उसको लेकर भाग जाती है और फौरन वो यूई के पास जाते हुए बोलती है जैसा आपने कहा था मैंने कर दिया, इस बेबी को मैं आपके पास ले आई हूँ। और यूई कहती है कि अब मेरा मकसद पूरा होगा। वो नर्स को बहुत सारे पैसे भी दे देती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरी नर्स जो अभी तक शूरेन के पास मौजूद थी वो कहती है कि बेबी एक नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि उसने कितने बच्चों को बर्थ दी थी। 6 साल बाद हम शूरेन को देखते हैं जो कि शाओ की कंपनी में डिजाइनर के इंटरव्यू के लिए आती है और वो यांग को कॉल करते हुए कहती है कि मैं इंटरव्यू के लिए आई हुई हूँ। और यांग उसको बताती है कि तुम्हारा सेकंड बेबी घर से भाग गया है, वो कहाँ गया है कुछ भी पता नहीं है। जिस पर शाओ कहती है क्या, और फिर हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ कंपनी में एंटर करता है और उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि किसी ने हमारे कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया है और वो इस वक्त आपके ऑफिस में मौजूद है। जिस पर शाओ कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे साथ वो ये करे। और उसके बाद वो मेरे ऑफिस में भी आकर बैठ गया है, उसका मरने का इरादा है, तो आज मैं उसको बताऊंगा कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। वो आगे बढ़ने लगता है जब असिस्टेंट उसको बताता है कि वो हैकर एक बच्चा है और ये कहा जाता है कि वो सबसे यंगेस्ट हैकर है। जब हमने उसको पकड़ा तो उसने बताया कि उसका नाम क्या है और उसके बाद उसने कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है क्योंकि आप उसके फादर हैं। ये बात सुनते हुए शाओ शॉक हो जाता है और भागते हुए अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर वो बच्चे को देखकर हैरान होता है और कहता है ये तो सच में एक बच्चा है। और वो बच्चा शाओ को देखते हुए भागते हुए उसके पास आता है और उसको हक करते हुए कहता है फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया बाबा। और शाओ बोलता है क्या कहा तुमने, और फिर उस बच्चे की शक्ल की तरफ देखते हुए कहता है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल यिमिंग से मिलती है। और फिर शाओ कहता है तुमने मेरी कंपनी को हैक किया है, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। जिस पर वो कहता है कि हाँ मेरा नाम अरबो है, मैंने आपकी अटेंशन गेन करने के लिए ऐसा किया था क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो देखिए मैं बिल्कुल आपके जैसा दिखता हूँ और मेरे कान के पीछे वैसे ही निशान है जैसे कि आपके हैं। इतने में हम देखते हैं कि शूरेन वहाँ पर आ जाती है। वो चीखते हुए बोलती है कि मेरे बेटे को जाने दो। लेकिन जैसे ही सामने शाओ को देखती है तो शॉक होते हुए सोचती है कि क्या शाओ ग्रुप का ओनर ये है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 6 साल बाद मैं इससे मिल जाऊंगी। और अरबा बोलता है मम्मा मैंने बोला था ना हम फादर को ढूंढ लेंगे, देखे मैंने फादर को ढूंढ लिया। शूरेन जल्दी से अरबो के पास आती है और कहती है बेटा ये फादर नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। और फिर सोचने लगती है कि मैं अपने बेटे के बारे में इसको बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ वरना ये मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगा और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो अरबो को वहाँ से लेकर जाने ही वाली होती है और अरबो का हाथ शाओ से छुड़ाकर वहाँ से जाती है। तो शाओ कहता है कि ये टच इतना ज्यादा कंफर्टेबल क्यों था। वो जल्दी से आगे बढ़ता है और शूरेन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि क्या कभी हम मिल चुके हैं। जिस पर शूरेन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। जिसके बाद वो अपना नंबर नोट पैड पर लिखकर उसको देते हुए कहती है कि ये मेरा नंबर है, कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको कंपनसेट कर दूंगी। ये कहकर वो अरबो को लेकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। लेकिन शाओ को उस पर शक हो चुका था, इसीलिए वो उनके जाने से पहले अरबो का एक बाल निकाल लेता है और फिर असिस्टेंट से बोलता है कि जाकर डीएनए टेस्ट करवाओ। असिस्टेंट उस बाल को पकड़ता है और ओके बोलकर वहाँ से निकलता है। जिसके बाद शाओ सोचने लगता है कि क्या ये बात सच है।
अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे एक कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि यिमिंग कहीं खो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा। ये बात सुनकर शाओ परेशान हो जाता है और जल्दी से वो घर जाने के लिए निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम सेंतु और येन येन को देखते हैं जो कि एक पार्क की तरफ जा रहे थे और तभी उन्हें सामने यिमिंग बेहोश हुआ पड़ा मिलता है। येन येन कहती है ब्रदर वो सामने देखो, वो बच्चा बेहोश है, और भागते हुए वो उसके पास जाते हैं और जाकर उसको उठाकर बिठाते हैं और फिर वो दोनों पूछते हैं लड़के क्या तुम ठीक हो। लेकिन येन येन जैसे ही उसके फेस की तरफ देखती है तो उसके फेस की तरफ देखते हुए हैरान होते हुए कहती है सेंतु ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह और सेकंड ब्रदर की तरह दिखता है। ये देखकर सेंतो भी हैरान हो चुका था और फिर कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से अरबा को यहाँ पर आने के लिए बोलो और उसको बताओ कि हम पार्क में हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही करती है और अरबो को वहाँ पर आने के लिए बोलती है। कुछ ही देर में अरबो भी वहाँ पर आ जाता है और यिमिंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। मुझे पता चला है कि तुम्हारा नाम यिमिंग है और तुम्हें ज्वेलरी डिजाइन बहुत पसंद है, बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह। तभी सेंतो बोलता है कि ये तो दिखता भी उनकी तरह है, तुम्हारे बाबा तो हमारे बाबा हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है। जिस पर यिमिंग बोलता है कि यूई मेरी मम्मा नहीं है क्योंकि मैंने उनकी बातें सुन ली थी। और तभी वो एक फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर यूई बोलती है कि आखिर शूरेन क्या चाहती है, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है शूरेन, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बर्बाद किया था मैं उसको भी बर्बाद कर दूंगी। यिमिंग उन सबको बताता है कि जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मैंने सोचा कि मुझे मम्मी को ढूंढना होगा और मैं मम्मी को ढूंढने के लिए यहाँ पर चला आया। और तुम्हें पता है मैंने क्या सुना, मेरी मम्मी का नाम शूरेन है। ये बात सुनकर तो वो तीनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब है कि तुम हमारे ही भाई हो। और अरबो एक प्लान बनाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें उस यूई को तुम्हारे घर से बाहर निकालना होगा और मम्मा और पापा को एक करना होगा। दूसरी तरफ हम शाओ असिस्टेंट और बाकी गार्ड्स को देखते हैं जो कि यिमिंग को ढूंढ रहे थे और फिर हम शूरेन को भी देखते हैं जो कि अपने बाकी तीनों बच्चों को ढूंढ रही थी। बच्चे जैसे ही ये आवाजें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मम्मा और पापा यहाँ पर आ गए हैं, हमें जल्दी से छुपना होगा, हम सारा प्लान बनाएंगे फिर उनसे मिलेंगे, ऐसे हम उनके सामने नहीं आ सकते। वो चारों वहाँ से छुपते हुए निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि शूरेन और शाओ की एक दूसरे से टक्कर हो जाती है। शाओ हैरान होकर उसको देखता है, कहता है तुम यहाँ पर, और फिर सोचने लगता है कि आखिर ये मुझे इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लगती है। जिसके बाद वो शूरेन से कहता है क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मुझे मिल जाती हो। शूरेन कहती है तुम्हें ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, आखिर तुम में ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। वैसे ही मेरा बच्चा गुम गया है, मुझे उसको ढूंढना है। जिस पर शाओ कहता है तुम्हारा बच्चा भी गुम गया है और फिर असिस्टेंट को कहता है कि जल्दी से जाकर अरबो को ढूंढो। शूरेन कहती है नहीं नहीं मैं उसको खुद ढूंढ लूंगी और फिर सोचने लगती है कि अगर इन्होंने अरबो को ढूंढा तो इन्हें दोनों बच्चों के बारे में पता चल जाएगा। मैं तो एक को छुपाती भी रही हूँ, फिर तीनों को कैसे छुपाऊंगी। ये सोचकर जल्दी से वो वहाँ से भाग जाती है। जब असिस्टेंट कहता है कि सर क्या आप अभी भी चाहते हैं कि हम जाकर अरबो को ढूंढे, तो शाओ कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर वो नहीं चाहती है कि हम उसकी हेल्प करें तो हमें क्या जरूरत है उसकी हेल्प करने की, जाकर यिमिंग को ढूंढो जल्दी। और सेंतु जो कि उनकी सारी बातें सुन रहा था छुपते हुए, वो कहता है कि मुझे कुछ करना होगा, ये लोग यिमिंग को नहीं ढूंढ सकते जब तक वो मम्मा को नहीं मिल जाता। तभी सेंतु भागते हुए जाता है, शाओ से टकरा कर गिर जाता है, कहता है हाय मुझे चोट लग गई। शाओ उसकी तरफ देखता है, कहता है बेटा क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो कहता है नहीं मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है डैडी। शाओ कहता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहा। जिस पर सेंतु कहता है मैंने आपको डैडी बोला, मैं आपका बेटा हूँ ना। शाओ हैरान होता है, कहता है क्या ये अरबो का भाई है। नहीं नहीं मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। और उसके बाद वो उससे बोलता है मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। अब सेंतु बोलता है मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। अरबो अपनी हैकिंग टेक्निक का यूज करता है और शाओ को कॉल करते हुए कहता है कि फादर मैं तो स्क्वायर के पास हूँ। और तभी शाओ से कहता है कि जल्दी से घर चले जाओ और फिर सेंतु को उठाकर वो हॉस्पिटल ले जाता है। और फिर हम यिमिंग को देखते हैं जो कि पानी में छलांग लगाने के लिए जाता है ताकि शूरेन की नजर उस पर पड़ जाए। और शूरेन उसको देख लेती है और कहती है कि ये बच्चा क्या कर रहा है। वो भागते हुए जाकर यिमिंग को बचाती है और अपने साथ ले जाती है। फिर उसे बात करते हुए कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। यिमिंग शूरेन को देखते हुए कहता है मेरी मम्मा बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए थी। और फिर कहता है आंटी वो मेरे ज्वेलरी डिजाइन पानी में गिर गए थे तो उनको ढूंढने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे पानी से डर लगता है। और तभी ये बात सुनते हुए शूरेन कहती है तुम्हें ज्वेलरी डिजाइन पसंद है इतनी छोटी सी एज पर। लेकिन फिर वो यिमिंग को समझाते हुए बोलती है कि डिजाइन अपनी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए ना कि डिजाइन के बारे में। यिमिंग कहता है मैं आपकी बात को याद रखूंगा, लेकिन मेरी मदर तो मुझे डिजाइन बनाने ही नहीं देती हैं और मेरे सारे पेंटिंग ब्रश भी वो गिरा देती हैं।
ये बात सुनकर शूरन कहती है कि इस बात की तुम फिक्र मत करो, मेरी आंट भी मेरे साथ ऐसा ही करती थी, लेकिन जब मैंने अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ा तो फिर वो भी मान गई। और यिमिंग बोलता है आपकी आंट तो अच्छी होंगी, लेकिन जो लोग बुरे होते हैं हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। शूरन सोचने लगती है कि वो लोग अच्छे नहीं थे। यूई ने 6 साल पहले मेरे डिजाइन चुरा लिए थे और उनको प्लेजराइज किया था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। यिमिंग कहता है आंटी आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं और 3 दिन बाद मेरे डैडी ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया है जो कि डिजाइन के लिए है, आप वहाँ पर आ जाना। और फिर सोचने लगता है कि मम्मी वहाँ पर आएंगी तो किसी न किसी तरह इनको अपनी डिजाइन टीचर बनाकर अपने घर ले जाऊंगा और फिर मैं इनके साथ रह सकूंगा। लेकिन शूरन ये बात सुनकर कहती है कि बेटा मेरे डिजाइन इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकूं। और यिमिंग बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज आप आ जाना, इसी बहाने हम मिल लेंगे। जिस पर शूरन कहती है चलो ठीक है। रात में हम शाओ और असिस्टेंट को देखते हैं जब असिस्टेंट शाओ से बोलता है कि काफी हैरानी की बात है ना, वो बच्चा बिल्कुल अरबों की तरह और यिमिंग की तरह दिख रहा था। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि शाओ के सामने नजर पड़ती है और असिस्टेंट कहता है सर यिमिंग शूरन के साथ है क्या। और हम देखते हैं कि शूरन यिमिंग को उसके घर छोड़ने आई थी और उसको कहती है कि दोबारा अपनी फैमिली की बात सुनना और घर से कभी मत भागना, मुझे जाना होगा। यिमिंग वहाँ से भागते हुए शाओ के पास आ जाता है और शूरन गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। और तभी यिमिंग कहता है डैडी आप कैसे हैं। शाओ से गुस्से से कहता है कि तुम शूरन के साथ क्या कर रहे थे। और तभी यिमिंग मासूम सी शक्ल बनाकर बोलता है कि यूई तो मुझे डिजाइन सीखने नहीं देती है, इसीलिए मैं उनके पास गया था क्योंकि शूरन डिजाइन सिखाती है और उनको बहुत अच्छे डिजाइन बनाने भी आते हैं। ये बात सुनकर शाओ सोचने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, आखिर यूई ने ऐसा क्यों किया। मुझे जानना होगा कि आखिर वो यिमिंग को डिजाइन क्यों नहीं सीखने दे रही। अब यिमिंग शाओ का हाथ पकड़ते हुए बोलता है डैडी मेरी एक बात मानेंगे क्या, मैं सच में डिजाइन सीखना चाहता हूँ। जिस पर शाओ उसके पास बैठता है और कहता है बेटा बताओ तुम क्या चाहते हो। यिमिंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप एक कंपटीशन अरेंज करवाएं और उसमें जो भी कंपटीशन में फर्स्ट आएगा वो मेरा टीचर बन जाएगा। और फिर वो शाओ से बोलता है कि उस आंटी को क्या आप जानते थे, आपको पता है वो मेरी मम्मा है। लेकिन शाओ गुस्से से खड़े होते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए कंपटीशन भी अरेंज करवा दूंगा, तुम डिजाइन सीखना चाहती हो तुम वो भी सीख सकते हो, तुम जैसा कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन ऐसे किसी को भी बाहर जाकर तुम मम्मा नहीं बोल सकते हो, यूई तुम्हारी मम्मा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है या नहीं। अब यिमिंग की बात सुनकर हाँ में सर हिलाता है। और 2 दिन बाद हम देखते हैं कि शाओ ने एक कंपटीशन अरेंज करवाया था जहाँ पर शूरन पार्टिसिपेट करने के लिए जाती है और उसके बच्चे छुपकर उसको देख रहे थे। और फिर वो कहते हैं कि यिमिंग को मैसेज करके बता दो कि मम्मा आ गई हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर शाओ यूई के साथ आता है। यन उसको देखते हुए कहती है कि आखिर ये आंटी कौन है। तभी अरबो बताता है कि यही तो है यिमिंग की फेक मदर और ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए ही आई है। जिसके बाद वो तीनों बच्चे मिलकर प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि इस यूई के खिलाफ हमें सारे एविडेंस इकट्ठे करने होंगे। अरबो यूई को रूम के अंदर भेजता है ताकि वो उसके बनाए हुए डिजाइन को उसके पास ला सके। लेकिन यूई जैसे ही जाकर उस ज्वेलरी को टच करने ही वाली होती है वहाँ पर असिस्टेंट और शाओ आ जाते हैं। असिस्टेंट बोलता है बच्चे तुम क्या कर रहे हो और शाओ बोलता है कि सिक्योरिटी कहाँ पर मरी है, एक बच्चे यहाँ पर चोरी करने के लिए आ गई है और सिक्योरिटी को पता ही नहीं। तभी असिस्टेंट आगे जाता है और कहता है बच्चे पीछे मुड़ो और बताओ तुम चोरी क्यों कर रही थी। जिस पर यन सोचने लगती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे डैडी को बताना होगा कि मैं चोर नहीं हूँ। इतने में शाओ कहता है कि ये तो बच्ची है, ये चोरी कैसे कर सकती है, बच्चों को तो वैसे भी कुछ भी नहीं पता होता है, इसके पेरेंट्स को बुलाओ हम उससे बात करेंगे। यन जल्दी से मुड़ती है और आकर वो शाओ के गले लगते हुए बोलती है डैडी मैंने चोरी नहीं की है, मैं तो बस उस डिजाइन को गौर से देखना चाहती थी। और शाओ उसको देखते हुए कहता है कि ये शूरन की तरह क्यों दिख रही है। और फिर कहता है तुम मुझे डैडी क्यों बुला रही हो। यन बोलती है कि मेरा नाम यन है और मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी एक ही बेटी हूँ। जिस पर वो पूछता है कि तुम्हारी मदर का नाम क्या है। अब वो बताने ही वाली होती है कि इतने में आवाज आती है कि कंपटीशन स्टार्ट कर दिया गया है। ये बात सुनकर यन कहती है कि मुझे लगता है आप बिजी होने वाले हैं, इसीलिए आप जाएं, मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। वो शाओ को किस करती है और भागते हुए वहाँ से चली जाती है। शाओ शॉक था लेकिन वो खड़े होते हुए असिस्टेंट से कहता है कि शूरन की बेटी के बारे में भी पता लगा और ये कहकर वो कंपटीशन की तरफ जाने लगता है। वो यूई के साथ जैसे ही वहाँ पर एंटर करता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यूई तो एक बहुत ही अच्छी डिजाइनर है और वो शाओ फैमिली के साथ क्या कर रही है, क्या इनका कोई रिलेशन है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन शूरन जैसा ही यूई को देखती है तो कहती है मेरे डिजाइन प्लेजराइज करके यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के सपने देख रही है ये औरत। जिसके बाद हम तीनों बच्चों को देखते हैं जो कि भागते हुए जाते हैं, कपकेक चुराते हुए टेबल के नीचे छुप जाते हैं। और उसके बाद यन कहती है मैंने उस ज्वेलरी डिजाइन को देखा है, वो तो बिल्कुल सेम था जैसा कि मम्मी के डिजाइन है। और अरबो बताता है कि मैंने इसके बारे में सर्च किया है, 6 साल पहले यूई ने सारे डिजाइन चुरा लिए थे,
कुछ ही देर में यूई के डिजाइन सबको दिखाए जाते हैं और सब तारीफ करते हुए बोलते हैं कि फर्स्ट पोजीशन तो इसी को मिलेगी, लेकिन यूई कहती है कि हो सकता है किसी और को मिल जाए। इतने में हम शूरेन को देखते हैं जो कि वो डिजाइन देख रही थी और कहती है कि इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी यूई। और फिर खड़े होते हुए कहती है कि इसने मेरे डिजाइन को प्लेजराइज किया है और ऐसा मैं इसको करने नहीं दूंगी। शूरेन स्टेज पर जाती है और सबको अपने डिजाइन दिखाते हुए कहती है कि 6 साल पहले यूई ने मेरे डिजाइन को चुरा लिया था। और यूई कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि कौन मेरे काम को प्लेजराइज करने के लिए आया है। और जाकर जैसे ही वो शूरेन की हैट और उसके चश्मों को हटाती है तो शॉक होते हुए बोलती है, शूरेन तुम यहाँ पर? जिसके बाद वो शूरेन को थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि 6 साल पहले तुमने मेरे डिजाइन को चुराया था और तुम में इतनी हिम्मत है कि 6 साल बाद आकर तुम मुझ पर इल्जाम लगा सको। सब शूरेन के बारे में बुरा बोलने लगते हैं और ये सारी बातें सुनकर यूई स्माइल करने लगती है क्योंकि उसे तो बहुत मजा आ रहा था। अब यूई स्माइल करते हुए शूरेन की तरफ देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर किसको यकीन दिलाओगी कि तुम्हारे डिजाइन मैंने चुराए थे? कोई तुम्हें नहीं जानता है बल्कि सब मुझे जानते हैं। लेकिन शूरेन उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं सबको यकीन दिला के रहूंगी। इतने में तीनों बच्चों को हम देखते हैं जो कि कहते हैं कि ये आंटी तो मम्मा को बुली कर रही हैं, हमें कुछ करना होगा। और अरबो फोन दिखाते हुए कहता है कि इस फोन में सारे एविडेंस हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि यूई ने वो डिजाइन चुराए थे। जिसके बाद यूई सबके सामने ड्रामा करते हुए बोलती है कि इसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये बेचारी तो बहुत ही ज्यादा सैड है ना, आखिर इतने सालों तक ये गायब रही है और फिर इसे किसी तरह तो अपना गुस्सा निकालना था तो इस तरह आकर मुझ पर निकाल दिया। मुझे इसके थप्पड़ मारने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर ये और कर ही क्या सकती है। शूरेन सबको एक पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि ये 6 साल पहले की पिक्चर है, आप सब देख सकते हैं कि ये सब मेरे ही डिजाइन है। लेकिन यूई कहती है कि कौन बिलीव करेगा कि ये 6 साल पहले की पिक्चर है। और सभी लोग कहते हैं कि ये लड़की यहाँ पर तमाशा कर रही है, इसको निकालो यहाँ से। इतने में हम अरबो को देखते हैं जो कि फोन लेकर बाहर आ जाता है और कहता है कि मेरे पास एविडेंस है कि यूई ने मेरे मम्मा के डिजाइन को चुराया था। और ये कहकर वो आगे बढ़ता है तो यूई शॉक थी। वो हैरान होते हुए सोचती है कि ये तो बिल्कुल हिमी की तरह दिख रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि मुझे इस बात का पता नहीं चल सका और इसके ट्विन बच्चे थे। अरबो बताता है कि मेरे पास एक ऐसी वीडियो है जिसमें यूई ने खुद बताया था कि उसने मेरी मम्मा के डिजाइन को चुरा लिया है। और तभी यूई कहती है कि तुमने अपने बच्चों को भी झूठ बोलना सिखा दिया। तो अरबो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी मिस्टर श्याओ देखकर बता देंगे कि वो वीडियो सच्ची है या फिर झूठी। श्याओ जैसे ही उस वीडियो को देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि यूई अपनी मदर से बात कर रही थी और यूई की मदर कहती है कि मुझे डर है कि कभी शूरेन वापस ना आ जाए और अगर आकर उसने कभी बता दिया कि ये डिजाइन उसके हैं तो क्या होगा। जिस पर यूई हंसते हुए बोलती है कि 6 साल हो गए हैं उसको गए हुए, अगर उसे आना होता तो अब तक आ जाती और अगर वो वापस नहीं आई है तो अब क्यों आएगी और कैसे आकर बताएगी कि ये डिजाइन उसके हैं। और अगर वो बता भी देगी तो कौन उसकी बात पर यकीन करेगा। अब यूई रोने लगती है और कहती है ये वीडियो झूठी है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जब शूरेन कहती है अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम झूठ बोल सको और ये कह सको कि ये झूठी है, साफ दिख रहा है कि तुम कितनी बड़ी खुद झूठी हो। और श्याओ कहता है कि अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, शूरेन से अपोलोजाइज करो। लेकिन वो कहती है कि मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगी। तभी श्याओ कहता है कि ठीक है, फिर शूरेन ही डिसाइड करेगी कि तुम्हारे साथ करना क्या है। शूरेन हैरान होकर सोचती है कि ये मेरी हेल्प कर रहा है, जिसके बाद बोलती है कि अगर डिसीजन मुझे लेना है तो मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। यूई को इस इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाएगा और कभी भी वो डिजाइन नहीं बना सकती है। अब ये सुनकर शूरेन गुस्से से उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि श्याओ उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हें सुना नहीं इसने क्या कहा, निकलो यहाँ से। यूई के वहाँ से जाने के बाद शूरेन अभी खुशी हो रही थी कि श्याओ अरबो को उठाकर वहाँ से ले जाता है और वो रोते हुए कहती है तुम मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो। शूरेन जैसे ही बाहर आती है तो उसे ना ही श्याओ और ना ही अरबो कहीं दिखाई देता है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है आखिर मेरा बेटा कहाँ चला गया। तभी श्याओ उसके सामने आता है और कहता है कि फिक्र मत करो, वो बहुत ज्यादा थक चुका था इसीलिए मैं उसको रेस्ट करने के लिए ले गया हूँ और मुझे तुमसे बच्चों के बारे में कोई बात करनी है। शूरेन कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ये कहकर वो वहाँ से भागने ही वाली होती है कि वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अब रूम में ले जाकर कहता है कि मैंने DNA टेस्ट की रिपोर्ट मंगवाई है, कुछ ही देर में रिपोर्ट आ जाएगी और सब सामने आ जाएगा कि वो मेरे बेटे हैं या नहीं। लेकिन हम यूई को देख लेते हैं जो कि वो सारी बातें सुनते हुए कहती है इनको ये बात मैं कभी भी पता नहीं लगने दूंगी और एक कॉल करते हुए बोलती है मुझे रिपोर्ट को चेंज करवाना है, प्लीज मेरी हेल्प करो। शाम में हम देखते हैं कि शूरेन कहती है सुबह से शाम हो गई है अब तक रिपोर्ट नहीं आई है, वो आनी है या नहीं, मैं जाऊं। तभी असिस्टेंट लाकर रिपोर्ट देता है जिसको श्याओ देखते हुए कहता है कि फाइनली रिपोर्ट आ गई है और अब सब सामने आ जाएगा। लेकिन वो रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने रिपोर्ट को चेंज करवाया है। तो वो बोलती है मैं तो सुबह से तुम्हारे साथ थी ना, मैं किसी भी रिपोर्ट को चेंज कैसे करवा सकती हूँ। ये देखकर तुम्हें सुकून आ गया कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं है।
और वो खुद भी हैरान थी कि आखिर ये रिपोर्ट चेंज कैसे हो गई। तभी शाओ, जो कि काफी ज्यादा हैरान तो था, उस रिपोर्ट को फेंकते हुए बोलता है कि अपने बेटे जिमिंग के लिए मुझे एक डिजाइन टीचर की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको डिजाइन सिखाओ। शूरेन कहती है, इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है जब शाओ उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं तुम्हें 500,000 पर मंथ दूंगा। और ये बात सुनकर वो कहती है, मुझे पैसों की तो जरूरत है। वो शाओ को हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो शाओ के घर जाती है और सामने जिमिंग को देखते हुए हैरान होते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम शाओ के बेटे हो? और जिमिंग कहता है कि प्लीज आप डैडी से और मुझसे प्रॉमिस कर लें कि आप मुझे डिजाइन सिखाएंगी। और शूरेन कहती है कि हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें डिजाइन सिखाऊंगी। अब वो जिमिंग से बातें करने लगती है जब शाओ असिस्टेंट के पास जाता है और कहता है कि मुझे शक है इस रिपोर्ट को किसी ने चेंज किया है। तो तभी असिस्टेंट कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? शाओ बोलता है कि अब जिमिंग और शूरेन का टेस्ट करवाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इसके बारे में किसी को पता ना चले। असिस्टेंट ओके बोलकर वहाँ से निकलता है और शाओ वापस उन दोनों के पास आ जाता है। तभी जिमिंग बोलता है कि इनके रहने के लिए यहाँ पर इंतजाम करवाएं बाबा, क्योंकि अब से ये और इनके बच्चे यहीं पर हमारे घर में रहेंगे। ये बात सुनकर तो शाओ और शूरेन दोनों ही शॉक होते हुए बोलते हैं कि क्या? शूरेन जिमिंग को समझाते हुए बोलती है कि इससे आपके डैड को प्रॉब्लम हो सकती है, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। जिमिंग शाओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि डैड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कि मैं चाहता हूँ। शाओ सोचने लगता है कि आखिर जिमिंग इस लड़की को इतना ज्यादा पसंद क्यों करता है, और फिर कहता है कि ठीक है, जैसा जिमिंग बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही होगा, तुम यहीं पर रहोगी। और तभी हम अरबो को देखते हैं जो कि वहाँ पर छुपा हुआ था और जिमिंग को बाहर आने का इशारा करता है। तो जिमिंग कहता है कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ और बाहर भाग जाता है। शूरेन भी उसके पीछे ही जाने के लिए निकलती है और कहती है कि मैं जिमिंग को देखने के लिए जाती हूँ। और उसके जाने के बाद शाओ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। और दूसरी तरफ हम चारों बच्चों को देखते हैं जो कि कहते हैं कि फाइनली मम्मी यहाँ पर रहने के लिए तो आ गई है, लेकिन हमें बताओ कि अब उनके रिलेशनशिप को हम कैसे ठीक करें। अरबो उनको एक प्लान बताता है जिस पर वो सारे कहते हैं ये, और उस प्लान को वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शूरेन को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान लेकर उस घर में रहने के लिए आ जाती है। और जिमिंग उसको उसका रूम दिखाते हुए बोलता है कि स्टेयर से ऊपर जाकर आपका रूम आ जाएगा और डैडी का रूम आपके रूम के साथ है, तो आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप उनको बता सकती हैं। जिसके बाद जिमिंग अरबो को कॉल करता है तो अरबो उसको नेक्स्ट प्लान बताता है। कहता है कि मम्मी को जाकर ड्रेस देख कर आओ और उनको बोलो कि वो शॉवर ले ले। जिमिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और शूरेन शॉवर लेने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके बाद वो प्लान के मुताबिक लाइट ऑफ कर देता है। शूरेन, जिसको अंधेरे से डर लगता था, वो बहुत ज्यादा चीखने लगती है और ये आवाजें सुनकर वहाँ पर शाओ आता है और कहता है क्या हो गया है, छोटी बच्ची हो, लाइट ही तो गई है। और फिर वो उसको रूम में लेकर जाता है। और सुबह जैसे ही शूरेन की आंख खुलती है तो वो सोचने लगती है कि क्या रात को यहाँ पर शाओ था या फिर मेरा कोई ड्रीम था। अभी वो ये सब सोच रही थी कि जिमिंग वहाँ पर कुछ डिजाइन्स लेकर आता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ डिटेल्स समझनी है। तो तभी उससे शूरेन कहती है कि बैठो, मैं समझाती हूँ। वो जिमिंग को डिजाइन समझाने लगती है। तभी शाओ उनको देखते हुए उनके करीब आ जाता है और जिमिंग कहता है कि आज के लिए इतना ही बहुत है, अब चले नाश्ता करते हैं चलकर। वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ते हैं तो शूरेन शाओ से टकरा जाती है। शूरेन जल्दी से वहाँ से बाहर निकलती है और बाहर जाकर काउच पर बैठ जाती है और जिमिंग निकलते हुए शाओ को आंख मारता है। लेकिन हम यूई को देखते हैं जो कि वहाँ पर आकर शूरेन को देखते हुए कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर शाओ को सेड्यूस करने के लिए आई हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, वो मेरा है और तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकती हो। जिस पर शूरेन सोचने लगती है कि क्या जिमिंग इसका बेटा है। जिसके बाद वो यूई को कहने लगती है कि यहाँ पर मैं जिमिंग को डिजाइन सिखाने के लिए आई हूँ और अपने दिमाग में जो खुराफात हैं इनको निकाल दो तो बेहतर होगा। लेकिन यूई से उसकी बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं और शूरेन को वो थप्पड़ मारने ही वाली थी कि शूरेन उसको थप्पड़ मार देती है। यूई चीखते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, और वो शूरेन को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि सामने शाओ को देखते हुए अपने इरादे को बदल लेती है। अब वो शूरेन के पैरों में गिरते हुए कहती है मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, मैं तुमसे अपोलोजाइज करने के लिए आई थी, लेकिन तुम तो मुझे मार रही हो। इतने में शाओ भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। और शूरेन जो कि शौक थी कि ये क्या किए जा रही है वो सब कुछ समझते हुए कहती है ओ तो ये बात है। शाओ कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो शूरेन, तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। और शूरेन कहती है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं, तुम होते कौन हो मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने वाले। मैं यहाँ पर सिर्फ जिमिंग को डिजाइन सिखाने के लिए आई हूँ, किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं। और इस औरत से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, तो इससे कहो कि मुझसे दूर रहे। शूरेन के वहाँ से जाते ही यूई खड़े होते हुए कहती है कि तुम्हें उसके लिए टीचर रखने की क्या जरूरत थी, मैं हूँ ना, मैं उसको सिखा दूंगी। और देखो उसके लिए मैं कितने सारे कलर्स भी लेकर आई थी।
तभी वहाँ पर जिमिंग आते हुए कहता है कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने की, और तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो इसमें मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुमने शूरेन को गुस्सा कर दिया है और तुम इसके लिए कसूरवार हो। ये कहकर जिमिंग वहाँ से गुस्से से चला जाता है और फिर शाओ भी चला जाता है जब यूई कहती है कि इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। यूई जिमिंग के पीछे जाती है जो कि एक रोड पर चल रहा था और उसे कहती है बेटा घर चलो, लेकिन जिमिंग उसको धक्का देते हुए आगे चलने लगता है और अरबों को मैसेज करते हुए बताता है कि मम्मा घर से चली गई हैं। अभी वो बात कर ही रहा था कि यूई उसे ट्रक के आगे धक्का दे देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर वो शाओ को कॉल करते हुए रोते हुए बोलती है कि जिमिंग का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज कुछ करो। बाकी तीनों बच्चों को भी ये बात पता चल गई थी और वो कहते हैं कि हमें मम्मा को जल्दी से ये बात बतानी होगी। जिमिंग को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहाँ पर शाओ की मदर और सिस्टर भी आ जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, ये किसने किया है। यूई रोते हुए कहने लगती है कि ये सब कुछ शूरेन की वजह से हुआ है, इसी की वजह से जिमिंग इस हाल में है। और शाओ की मदर मिस शू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर बोलती हैं कि उस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ देर में शूरेन भी वहां पर आ जाती है और वो अपना और जिमिंग का टेस्ट करवाती है। जब उसको पता चलता है कि जिमिंग उसी का ही बेटा है, लेकिन वो उसको ब्लड नहीं दे सकती थी। तभी शाओ जैसे ही आकर पूछता है कि क्या तुम्हारा ब्लड मैच हुआ है, तो वो जल्दी से रिपोर्ट छुपा लेती है और सोचती है कि मैं इसको पता नहीं चलने दे सकती हूँ कि वो मेरा बेटा है, और फिर कहती है कि नहीं मेरा ब्लड मैच नहीं हुआ। कुछ देर में शाओ एक आदमी को ढूंढ लेता है जो कि उनको ब्लड देता है, जिसके बाद वो उसको देखकर सोचने लगती है कि क्या सच में जिमिंग मेरा बेटा है। अगर ये सच है तो मैं यूई को इसके करीब नहीं आने दे सकती हूँ, वो इसको मार देगी। इतने में हम मिस शू को और शाओ की सिस्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती हैं और मिस शू शूरेन को देखते हुए उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से जिमिंग इस हाल में है, ये सब कुछ तुमने किया है और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शूरेन कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये सब कुछ यूई ने किया है, जिस पर यूई रोते हुए कहती है कि वो मेरा बेटा है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी। लेकिन तभी हम सेंतु को देखते हैं जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अगर किसी ने मेरी मम्मा को बुली करने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। और यूई जैसे ही सामने सेंतु को देखती है तो कहती है क्या ये भी इसका बेटा है, ये तो बिल्कुल जिमिंग और उस दूसरे लड़के की तरह है। इतने में असिस्टेंट ट्रक ड्राइवर को वहाँ पर ले आता है और ट्रक ड्राइवर से वो पूछते हैं कि आखिर बताओ कि जिमिंग को धक्का किसने दिया था। यूई कहती है हाँ बताओ, ये लड़की थी ना, और वो शूरेन की तरफ इशारा करती है। जब ड्राइवर कहता है कि मैं ठीक से देख तो नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि यही लड़की थी। यूरे ने केवल स्माइल देती है और याद करती है कि उस ड्राइवर को उसने पैसे दे दिए थे ताकि वो झूठ बोल दे। लेकिन इतने में हम अरबों को देखते हैं जो कि अपना लैपटॉप लेकर वहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने सीसीटीवी वीडियो निकलवा ली है और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरी मम्मा ने कुछ भी नहीं किया। वो सबको वीडियो दिखाते हुए कहता है कि जिस टाइम पर जिमिंग का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे मम्मा मॉल में थी, और जो लेडी जिमिंग के पास थी वो मम्मा तो बिल्कुल भी नहीं थी, आप साफ देख सकते हैं। शाओ गुस्से से ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ और इस बात का ध्यान रखना कि अगली पूरी जिंदगी ये व्हील चेयर पर गुजारे। जब वो ड्राइवर रोने लगता है कहता है मुझे माफ कर दे, मैं ठीक से देख नहीं पाया था, मैं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करवाना चाहता था। ड्राइवर तो चीखते हुए वहाँ से चला जाता है क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। लेकिन फिर यूई बोलती है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ शूरेन ने ही किया है, तुम्हें इसको सजा देनी चाहिए। जिस पर शूरेन कहती है कि ये तुम बार बार मुझ पर क्यों इल्जाम लगाए जा रही हो, क्या कुछ ऐसा है जो कि तुम छुपाना चाहती हो, सबको सच बता दो कि ये सब कुछ तुमने किया है। तो तभी यूई कहती है कि तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो, मैं तो जिमिंग की मदर हूँ, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँगी। और ये बात सुनकर शूरेन चीखते हुए कहती है कि क्या सच में तुम उसकी मदर हो। और ये सुनकर यूई हैरान होते हुए सोचती है कि क्या इसको सच पता चल गया है कि मैं इसकी मदर नहीं हूँ, मुझे कुछ तो करना होगा। लेकिन इतने में हम शूरेन को देखते हैं जो कि वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसको देखकर शाओ परेशान होता है। शाओ अपनी सिस्टर से बोलता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और उसकी सिस्टर डॉक्टर को बुलाने के लिए भाग जाती है। जिसके बाद शाओ शूरेन को गोद में उठाकर दूसरे रूम में ले जाता है। और तभी यूई कहती है मदर देखा आपने, ये लड़की कितनी चालाक है, शाओ को सेड्यूस करने की कोशिश में लगी है। और हम इस शो को देखते हैं जो कि उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरी बहू तो तुम ही हो, कोई भी इसकी जगह नहीं ले सकता। डॉक्टर शूरेन को चेक करता है और उसके बाद बोलता है कि कुछ ही देर में इसको होश आ जाएगा। और तीनों बच्चे उसके पास ही थे। और तभी शाओ मेमे से बोलता है कि इसका ख्याल रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। और मेमे हंसते हुए बोलती है फिक्र मत करे, मैं सिस्टर इन लॉ का ख्याल रखूंगी। जिस पर शाओ हैरान होते हुए कहता है सिस्टर इन लॉ। लेकिन इतने में वहाँ से मिमी भाग जाती है और फिर हम शूरेन को देखते हैं जिसको होश आता है। और तीनों बच्चे बोलते हैं मम्मा हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं, ये देखें। और फिर वो शाओ से कहते हैं कि मम्मा तो ऐसे खा नहीं सकती हैं, क्या आप इनको खाना खिला देंगे। और दूसरी तरफ हम यूई को देखते हैं जो कि अपने मदर और फादर को वहाँ पर बुला लेती है और उनको सब कुछ बताते हुए कहती है कि शूरेन वापस आ गई है, मुझे डर है कि वो शाओ के करीब आ जाएगी और फिर मुझे उस घर से निकाल दिया जाएगा, सबको सब कुछ पता चल जाएगा।
मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि बहुत जल्द सबको ये भी पता चल जाएगा कि गेमिंग मेरा नहीं बल्कि उसका बेटा है। और सोचिए अगर ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी। तभी यूई के फादर कहते हैं कि इतनी मुश्किल से तुम्हारी शादी हमने उस फैमिली में करवाई थी और अब वो आ गई है सारी फैमिली को खराब करने के लिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और यूई की मदर बोलती है अगर मुझे पता होता कि ऐसे 6 साल बाद वो हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ जाएगी तो तभी मैं उसको मार देती, वो जिंदा ही ना बचती तो फिर कैसे आती। और यूई बोलती है तब पता होता तो मार देते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो उसको मार भी नहीं सकते वरना सबको पता चल जाएगा। इसको डील करना इतना ज्यादा इजी भी नहीं है, हमें कोई प्लान बनाना होगा और उस पर हमें अमल भी करना होगा। इतने में वो एक प्लान बनाती है और अपने पेरेंट्स से बोलती है कि आप शूरैन को अपनी शू फैमिली में वापस ले जाएं। और उसके बाद मुझे पता है कि मुझे उनके साथ क्या करना है, मैंने सब कुछ सोच लिया है। और फिर हम शाओ को देखते हैं जो कि शूरैन को खाना खिला रहा था। इतने में शूरैन को एक कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि 2 बुरे लोग जिमिंग को लेकर कहीं पर जा रहे हैं। ये बात सुनते हुए तो शूरैन जल्दी से अपनी सुइयों को निकालती है और वहाँ से उठकर भाग जाती है। और शाओ उसका पीछा करने के लिए जाता है, लेकिन असिस्टेंट उसको रोकते हुए बोलता है कि मुझे कुछ पता चला है, आपने इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था ना, तो मैंने शूरैन को इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे पता चला है कि ये अपनी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है। ये जब 8 साल की थी तो उस टाइम पर इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। इसके बाद शू फैमिली ने इसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही इसके ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हुई तो इसकी फैमिली इसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव करने लगी और इसको बुली करने लगी। तो शाओ बोलता है ओ अब मुझे समझ में आया कि यूई इसको इतना ज्यादा हेट क्यों करती है। और असिस्टेंट कहता है मुझे तो ये भी पता चला है कि इनको अंधेरे से इसीलिए डर लगता है क्योंकि इनकी मदर इनको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया करती थी। और फिर वो बताता है कि यहाँ पर यूई के पेरेंट्स आए थे जो कि शूरैन के साथ बदतमीजी करने के लिए और उसको बुली करने के लिए आए हैं, उनका कोई बहुत बुरा प्लान है। हम मेमे को देखते हैं जो कि यिमिंग का ख्याल रख रही थी, लेकिन तभी यूई के पेरेंट्स वहाँ पर चले जाते हैं और इतने में वहाँ पर शूरैन भी पहुँच जाती है और कहती है कि मेरे बेटे को तुम लोग हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन यूई की मदर उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की, जिमी की हालत आज इसकी वजह से हुई है। यूई कहती है कि आज तुम हमें नहीं रोक सकती हो शूरैन। तभी यूई के फादर कहते हैं कि अगर तुम हमारे रास्ते में आई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये कहकर वो जिमिंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शूरैन उनको धक्का देते हुए कहती है कि पीछे हटे, खबरदार जो आपने इसको हाथ भी लगाया। यूई के फादर को धक्का देने के बाद शूरैन कहती है कि मैं तुम लोगों को तुम्हारे मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। और तभी मेमे कहती है कि मैं इसका पूरा साथ दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि ये बच्चों को हर्ट नहीं कर सकती। लेकिन तभी यूई की मदर को गुस्सा आता है और वो आकर शूरैन को धक्का देती है। वो पीछे गिरने ही वाली थी कि शाओ आकर उसको गिरने से बचा लेता है। शूरैन जैसे ही उसे देखती है तो कहती है शुक्र है तुम यहाँ पर आ गए, देखो ये जिमिंग को यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं, इनको रोको। तभी शाओ उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि जिमिंग को तो अभी तक होश भी नहीं आया है, तो आप इसको अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं। और तभी यूई की मदर कहती हैं कि हमें पता चला है कि शूरैन यहाँ पर है, हम जिमिंग को यहाँ पर नहीं रहने दे सकते, इस औरत से इससे खतरा हो सकता है। तब वो तीनों मिलकर ड्रामा करने लगते हैं और कहते हैं कि जिमिंग को यहाँ पर खतरा है, इसीलिए हम उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं ताकि उसका प्रोटेक्ट कर सकें और उसका ख्याल रखें। इतने में हम शूरैन को देखते हैं जो कि रोते हुए बोलती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई एविडेंस जरूर ढूंढ लूंगी और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ले आऊंगी। यूई चीखते हुए बोलती है कि कौन सा एविडेंस, ये मेरा बेटा है, क्या मैं अपने बेटे को हार्म कर सकती हूँ। शूरैन उसे कुछ बोलने ही वाली थी कि जब यूई की मदर बोलती है कि इसको कहो कि अपनी बकवास बंद करे। और फिर वो शाओ से कहती हैं कि जिमिंग को हमारे साथ जाने दो, वो हमारे साथ ही ठीक रहेगा। शाओ कहता है कि जिमिंग मेरा बेटा है और तुम में से किसी को भी इतना हक नहीं है कि मेरे बेटे को मुझसे दूर कर सके, किस हक से यहाँ पर आए हो तुम लोग। और फिर वो असिस्टेंट की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि जिमिंग को घर ले जाओ और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को हायर करो जो कि इसका ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन हम यूई फैमिली को देखते हैं जो कि अभी भी हार नहीं मानती है और वो कहती है कि आप तो काम में इतना ज्यादा बिजी होते हैं, आप इसका ख्याल कैसे रखेंगे, इसको हमारे साथ जाने दें, हम सब मिलकर इसका ख्याल रख लेंगे, हम तो इससे इतना ज्यादा प्यार भी करते हैं। तभी शाओ उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है कि आप ये कहना चाहती हैं कि आपको मेरे फैसले से कोई प्रॉब्लम है। तभी यूई की मदर कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, भला मुझे आपके फैसले से क्या प्रॉब्लम होगी। कुछ ही देर में असिस्टेंट जिमिंग को उठाकर वहां से ले जाता है और शाओ भी उसके पीछे ही चला जाता है। लेकिन शूरैन जाने ही वाली थी जब उसको यूई रोक लेती है और फिर कहती है कि तुम नहीं जा सकती। जब शूरैन कहती है कि मैं क्यों नहीं जा सकती, यूई कहती है कि तुम ही तो हो वो मर्डरर जो कि कार एक्सीडेंट करवाने के पीछे है, तो जिसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है वो उसके साथ कैसे रह सकता है। और तभी शूरैन कहती है कि मैं तो जिमिंग के साथ ही रहूंगी जब तक वो अपनी आंखें नहीं खोल लेता, रोक सकती हो तो रोक लो।
ये कहते हुए शूरेन वहाँ से चली जाती है और यूई के गुस्से की कोई हद नहीं थी। यूई अपने पेरेंट्स से कहती है कि आप इन सबको संभालें और मैं ज़ैंग से मिलने के लिए जा रही हूँ। दूसरी तरफ हम शूरेन को देखते हैं जो कि श्याओ के साथ गाड़ी में जाकर बैठने ही वाली थी कि तभी उसे यूई की मदर की कॉल आती है जो कि कहती हैं कि तुम्हारे तीनों बच्चे मेरे पास हैं और अगर तुमने श्याओ को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चों को मैं जान से मार दूंगी। जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो। शूरेन कहती है कि मैं आ रही हूँ, मेरे बच्चों को हाथ भी मत लगाना और अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो तुम लोग मेरे हाथों से मरोगे। कॉल बंद करते ही शूरेन श्याओ के पास आती है, कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं चलती हूँ, लेकिन मैं जिमिंग से मिलने के लिए आ जाऊंगी, तुम अकेले ही चले जाओ। श्याओ उसको कुछ बोलने ही वाला था लेकिन वो फौरन वहाँ से भाग जाती है और श्याओ उसको देखते हुए सोचता है कि इसको क्या हुआ। दूसरी तरफ हम यूई के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि अपने घर पर मौजूद थे और कहते हैं कि वो जरूर आएगी, अपने बच्चों के लिए जरूर आएगी और आज हमारे हाथों वो मारी जाएगी। कुछ ही देर में शूरेन वहाँ पर आ जाती है और अपने तीनों बच्चों को हक कर लेती है और कहती है कि फिक्र मत करो, मम्मा आपके पास आ गई है। इन लोगों ने आपको कुछ बोला तो नहीं? लेकिन तभी हम यूई के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि कहते हैं कि अच्छा हुआ शूरेन जो तुम यहाँ पर आ गई और तुमने श्याओ को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब तुम यहाँ पर मारी जाओगी। जिस पर शूरेन खड़े होते हुए बोलती है कि तुम लोगों ने अगर मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो तुम लोग भी मारे जाओगे, क्योंकि बहुत जल्द श्याओ को सब कुछ पता चल जाएगा और मुझे ढूंढते हुए वो यहाँ पर आ जाएगा। तभी यूई की मदर आगे आती है और शूरेन के बालों को पकड़ते हुए कहती हैं कि अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से जल्दी इस सिटी को छोड़कर चली जाओ, वरना ये तीनों बच्चे मारे जाएंगे। और ये कहकर वो जैसे ही उसे छोड़ती हैं इतने में वहाँ पर सर्वेंट आकर बताती है कि मिस्टर श्याओ अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पर आ गए हैं। ये बात सुनकर यूई के पेरेंट्स घबरा जाते हैं और गार्ड्स को बोलते हैं कि जल्दी से इन चारों को रूम में ले जाओ। गार्ड्स शूरेन और तीनों बच्चों को रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं और उन्हें डराते हुए कहते हैं कि खबरदार कोई भी आवाज ना आए। इतने में श्याओ घर के अंदर आता है और पूरे घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन वो श्याओ को रोकते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो शूरेन बिल्कुल भी नहीं है। श्याओ उनकी किसी बात को नहीं सुनता है और यूई के फादर को धक्का देते हुए वो एक रूम के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पर वो शूरेन और तीनों बच्चों को देखता है। वो भागते हुए शूरेन के पास जाकर उसको उठाते हुए बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? शूरेन हाँ में सर हिलाती है। तभी श्याओ गुस्से से उन दोनों को देखता है तो यूई के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा तो कोई भी कसूर नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हम तो इसको मना रहे थे कि हमारी फैमिली में वापस रहने के लिए आ जाए, लेकिन हम दोनों ओल्ड लोगों को इसने बहुत ज्यादा बुली करना शुरू कर दिया। हमारे पास और कोई भी तरीका नहीं था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया, हम बुरे लोग तो नहीं है। श्याओ असिस्टेंट को बोलता है कि इस बात का ख्याल रखना कि ये दोनों इस सिटी में दोबारा कभी नजर ना आए। और ये कहकर वो शूरेन और तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन यूई को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ। वो आंट शू के पास जाते हुए शूरेन के बारे में बुरा बोलने लगती है और कहती है कि उसने तो मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ा, अगर वो जिमिंग को दोबारा से हर्ट करने के लिए आ गई तो क्या होगा। श्याओ शूरेन को अपने घर ले जाता है और कहता है कि जो आज हुआ है अगर दोबारा हुआ तो इसको अकेले फेस करने की जरूरत नहीं है, समझी। शूरेन सोचती है क्या इसको सच में मेरी फिक्र है और हाँ में सर हिलाते हुए कहती है कि मैं जिमिंग के रूम में जा रही हूँ। और उसके जाने के बाद श्याओ सोचने लगता है कि 3 बच्चों को ये अकेली कैसे पालती होगी। वो भी जिमिंग के रूम में जाता है जहाँ पर देखता है कि शूरेन जिमिंग का ख्याल रख रही थी और वो बाहर आ जाता है। वो असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ टेस्ट की रिपोर्ट करवाने के लिए कहा था, वो रिपोर्ट कहाँ पर है, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको। असिस्टेंट बताता है कि वो रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। जिसके बाद वो कैमरा श्याओ को दिखाते हुए कहता है कि ये कैमरा मैं ले आया हूँ जैसा कि आपने बोला था। श्याओ कहता है कि ठीक है, इसको जिमिंग के रूम में लगा दो और किसी को भी इस कैमरा के बारे में पता ना चले। अगर कोई भी जिमिंग को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो वो सामने आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि कौन है जो कि मेरे बेटे को मारना चाहता है। और फिर हम शूरेन को देखते हैं जो कि जिमिंग के पास थी और कहती है मेरा बेटा, मैं बहुत जल्द सच का पता लगा लूंगी, लेकिन तुम जल्दी से उठ जाओ और उठकर बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर हम सेंतो को देखते हैं जो कि श्याओ के पास जाते हुए कहता है कि डैडी प्लीज मम्मा के पास जाएं और जाकर उनको देखें। श्याओ परेशान हो जाता है, कहता है क्यों, क्या हुआ सेंतो। तो सेंतो कहता है कि वो पूरी रात से बैठी हुई हैं और वो सोई भी नहीं है और अब वो खाना भी नहीं खा रही हैं, उनको कुछ हो जाएगा। श्याओ वहाँ से शूरेन के पास जाता है, कहता है तुम पागल हो गई हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, क्या तुम मरना चाहती हो। लेकिन शूरेन कहती है कि जब तक मेरा बेटा आंखें नहीं खोलता मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। श्याओ कहता है कि पागलों जैसी बातें मत करो, मेरे साथ चलो और चलकर खाना खाओ। और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले आता है और डाइनिंग टेबल पर लाकर बैठा देता है और फिर वो शूरेन के प्लेट में खाना डालने लगता है। जब शूरेन कहती है सच में मुझे भूख नहीं है, तुम मेरी बात मानो। श्याओ बोलता है कि अगर तुम्हें जिमिंग का ख्याल रखना है तो सबसे पहले अपना रखना होगा। और शूरेन कहती है सच में भूख नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ। जिस पर श्याओ कहता है तुम खुद खाओगी या फिर मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊं। और बच्चे ये सब कुछ देख और सुन रहे थे।
अभी वो ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी शिव को कॉल आती है और उसकी मदर कहती है कि मुझे हार्ट अटैक आया है, जल्दी से अपने घर पर वापस आ जाओ। शिव कहता है मुझे जल्दी है, मैं जाता हूँ, और जल्दी से वो कॉल बंद करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और तभी शूरन बच्चों को कहती है कि जल्दी से अपना खाना कंप्लीट करो, फिर मैं तुम लोगों को किंडरगार्टन ले जाऊंगी। जिस पर बच्चे हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं ओके। कुछ ही देर में हम शूरन को भी देखते हैं जो कि बच्चों को लेकर किंडरगार्टन जाने के लिए निकलती है। और तभी गाड़ी में बैठी हुई यूई को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहती है यही सही वक्त है, हम जिमिंग को आसानी से मार सकते हैं और कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। वो अपने साथ बैठे हुए आदमी को देखकर हंसती है और वो आदमी जैसे ही अपना मास्क हटाता है तो वो ज़ैंग था। वो ज़ैंग का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि पिछली बार रिपोर्ट चेंज करवाने में तुमने मेरी हेल्प की थी और इस बार जिमिंग को मारने में भी तुम ही मेरी हेल्प करोगे, मुझे पता है। और ज़ैंग कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प मांगोगे तो मैं क्यों नहीं करूँगा तुम्हारी हेल्प। यूई हंसती है और बोलती है तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। इतने में हम जिमिंग को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है कि मेरी मम्मा कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम शूरन को देखते हैं जो कि बच्चों को छोड़कर वापस आ रही थी। तभी उसे जिमिंग की कॉल आती है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है तुम उठ गए। जिमिंग कहता है आप कहाँ पर है, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और शूरन कहती है मैं अभी वापस आती हूँ, तुम बस मेरा वेट करो। और जिमिंग को देखते हैं जो कि अपने रूम से निकलकर स्टेयर्स के पास जाकर खड़ा हो जाता है कि इतने में यूई और ज़ैंग घर के अंदर आते हैं। यूई बुरा सा मुंह बनाकर ज़ैंग की तरफ देखती है और उसके बाद वो जिमिंग के पास जाते हुए कहती है अरे बेटा तुम उठ गए। जिमिंग अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि मुझे बेटा मत बोलें क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरी मदर नहीं हैं। मुझे आपकी सारी बातों के बारे में पता चल गया है। और तभी यूई खड़े होते हुए कहती है पता चल गया तो क्या हुआ, तुम अपने डैड को जाकर सब कुछ बता दोगे। और ज़ैंग कहता है तुम इससे बात क्यों किए जा रही हो, जल्दी से इसका काम तमाम करो, एमी बात को बढ़ाई जा रही हो। जिमिंग वहाँ से जाने ही वाला होता है कि ज़ैंग और यूई उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो चीखते हुए कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो। ज़ैंग उसका हाथ छोड़ देता है और तभी जिमिंग कहता है कि मैंने मम्मा को बुला लिया है, बहुत जल्द वो यहाँ पर आने वाली होंगी। अगर उन्होंने आप दोनों को यहाँ पर देख लिया तो आप दोनों को जान से मार देंगी। आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्दी से यहाँ से चले जाएं। और तभी यूई हंसते हुए कहती है मेरा प्यारा बच्चा, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे डैड को तुम्हारी ग्रैंडमा ने जानबूझकर बुलाया है ताकि तुम्हारे डैड यहाँ पर ना आ सके। और तुम्हारी माँ जो कि तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आ रही है उसको तो भी ये नहीं पता कि उसे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। इतने में हम शूरन को देखते हैं जो घर के अंदर इंटर होती है, लेकिन सामने वो यूई को देखती है जिसने जिमिंग को पकड़ा हुआ था। और तभी वो जिमिंग को धक्का दे देती है। शूरन चीखने लगती है कि जिमिंग क्या हुआ बेटा, आंखें खोलो। इतने में शियाओ भी वहाँ पर आ जाता है, कहता है इसको क्या हो गया। और तभी यूई भी नीचे आ जाती है, कहती है मैंने इसको देखा है, शूरन ने इसको धक्का दिया था। इतने में हम आंशु और मेमे को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती हैं और जिमिंग को इंजर्ड देखकर वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और रोते हुए कहती हैं कि इसको क्या हो गया। और शियाओ चीखता है जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। मेमे जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। और तभी यूई कहती है कि मैं और ज़ैंग तो जिमिंग को देखने के लिए आए थे, लेकिन हमने देखा कि शूरन ने इसको सीढ़ियों से धक्का दे दिया। और तभी शूरन कहती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी यूई। और आंट शू रोते हुए कहती है कि मेरे ग्रैंडसन को हार्म किसने किया है, आखिर कोई बताए तो सही। और यूई रोते हुए फिर से ड्रामा करने लगती है कि तुम इतनी बुरी क्यों हो शूरन, अभी तो जिमिंग ने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी और तुमने इसको जान से मारने की कोशिश की फिर से, आखिर तुम मर क्यों नहीं जाती हो। ये बात सुनकर तो आंट शू गुस्से से कहती है कि क्या फिर से तुमने ये सब कुछ किया है, आखिर तुम हमसे चाहती क्या हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमने तो तुम्हें कुछ भी कभी नहीं कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहकर आंट शू शूरन को मारने के लिए आती हैं, लेकिन शाओ उनका हाथ पकड़कर उनको पीछे धक्का देता है और बोलता है कि मैं पता लगा लूंगा कि ये किसने किया था और मैं उसको जाने नहीं दूंगा। तभी यूई कहती है मैं कह रही हूँ ना, मैंने और ज़ैंग ने अपनी आंखों से देखा है कि इसने धक्का दिया था, क्या तुम हम पर भी यकीन नहीं करोगे अब। लेकिन शूरन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उठकर यूई को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यूई कहती है कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो सबको दिखाओ ना। और इतने में हम मेमे को देखते हैं जो कि डॉक्टर को लेकर आ जाती है, कहती है कि जल्दी से मेरे भतीजे को चेक करें और देखें कि ये ठीक है कि नहीं। डॉक्टर जिमिंग को चेक करने लगता है और दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है ताकि पता लगा सके कि ये सब कुछ किया किसने था। और यूई स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा शाओ, क्योंकि उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को तो कब का मैं डिस्ट्रॉय कर चुकी हूँ। शाओ हैरान होकर खड़ा होता है, कहता है कि ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग किसने डिस्ट्रॉय कर दी। और यूई स्माइल करती है।
लेकिन शूरेन स्माइल करते हुए कहती है, यूई तुम्हें क्या लगता है कि तुमने एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी तो सब खत्म हो गया, कोई तुम्हें कभी भी नहीं पकड़ पाएगा? लेकिन नहीं, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए थे। जिसके बाद वो अपना फोन निकालती है और एक फ्लैशबैक को याद करती है जब उसने अपने तीनों बच्चों से कहा था कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है यूई पर, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। वो जिमिंग को हार्म करने के लिए कुछ भी करेगी और किसी भी हद तक जाएगी और ये बात मैं जानती हूँ। शियाओ अकेला उससे बिल्कुल भी निपट नहीं सकता है, इसीलिए हमें कुछ करना होगा। और बच्चे कहते हैं, जी मम्मा, इसमें हम आपका साथ देंगे। शूरेन जैसे ही वो रिकॉर्डिंग सबको दिखाती है तो आंशु बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और यूई को थप्पड़ मारते हुए कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। लेकिन यूई रोते हुए बोलती है, ये जो इसमें दिखा रही है ये झूठ है, इसने वीडियो एडिट की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी बात पर यकीन करें, जिमिंग तो मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को क्यों मारना चाहूंगी। लेकिन इतने में हम बच्चों को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, जिमिंग आपका नहीं बल्कि मेरी मम्मा का बेटा है और हमारा भाई है। और देखते हैं कि असिस्टेंट भी तब तक वहाँ पर रिपोर्ट लेकर आ जाता है और शियाओ को दिखाते हुए कहता है कि जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आपने सीक्रेटली करवाई थी वो आ चुकी है। शियाओ जैसे ही उस रिपोर्ट को चेक करता है तो शॉक होते हुए कहता है कि इसका मतलब है ये सच है, जिमिंग जाओ का नहीं बल्कि शूरेन का बेटा था। हम मेमी को देखते हैं जो कि इसी का ही इंतजार कर रही थी और कहती है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम इसकी माँ हो ही नहीं सकती और इतने सालों से तुम ड्रामा कर रही थी। और फिर वो यूई को थप्पड़ मारती है और तभी यूई कहती है कि शूरेन आखिर तुम वापस क्यों आई थी, तुमने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैं चाहती थी। और शूरेन चीखते हुए कहती है कि मेरे बेटे को तुमने मुझसे छीन लिया, 6 साल उसे इस हाल में रखा और तुम चाहती थी कि मैं कभी वापस भी ना आती। मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। यूई को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जल्दी से वो चाकू उठाकर शूरेन को मारने के लिए जाती है, लेकिन उसे शियाओ और असिस्टेंट बचा लेते हैं। जिसके बाद असिस्टेंट यूई की तरफ जाता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन हम जैंग को देखते हैं जो कि असिस्टेंट को धक्का देते हुए कहता है कि मैं किसी को भी यूई को हार्म नहीं करने दूंगा। और जैंग को देखकर तो शूरेन शॉक ही रह गई थी। वो रोते हुए कहती है कि जैंग तुम इसके साथ मिले हुए थे, ये सब कुछ तुमने किया? और जैंग कहता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने किया क्योंकि मैं यूई को पसंद करता हूँ। और शियाओ कहता है कि इसका मतलब है ये सब कुछ तुम दोनों की मिली भगत थी, जिस पर जैंग हाँ में सर हिला देता है। और फिर जैंग बोलता है कि मैं किसी को भी यूई को पनिश नहीं करने दूंगा। लेकिन शूरेन कहती है कि जिसने भी मेरे बच्चों को हर्ट करने की कोशिश की है उनको सजा तो जरूर मिलेगी और उनको सजा में दिलवा कर रहूंगी। और शियाओ असिस्टेंट से कहता है कि इन दोनों को जेल में ले जाओ, इन दोनों की शक्लें मैं अपने सामने देखना भी नहीं चाहता हूँ। असिस्टेंट जल्दी से गार्ड्स को बुलवाता है जो कि उन दोनों को पकड़कर जेल ले जाते हैं। और तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि जिमिंग को चेक करने के बाद खड़ा होता है, कहता है कि जिमिंग बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, बस गिरने की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन मेडिसिन खाकर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर तो शूरेन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से जिमिंग के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जब जिमिंग आंखें खोलता है और उसे देखकर यूरेन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, तुम्हें होश आ गया। आंशु भी जिमिंग को होश में आता देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और सभी बहुत ज्यादा खुश थे। और आंशु खुश होते हुए कहती हैं कि आज तो बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरे और भी ग्रैंडसन्स हैं। और मेमी कहती है, मम्मा आपको नहीं लगता है कि आपको भी अपोलोजाइज करना चाहिए क्योंकि इस सब में आपका भी तो कसूर था। अगर आप वो बीमार होने का ड्रामा ना करती और भाई यहाँ से ना जाते तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने उस यूई का साथ दिया। आप उस पर यकीन भी कैसे कर सकती हैं और आपको ऐसा क्यों लगता था कि वो इतनी ज्यादा सच्ची है? आंशु हंसते हुए कहती है, हाँ मुझसे मिस्टेक तो हो गई है और मुझे शूरेन से अपोलोजाइज करना चाहिए। जिसके बाद वो शूरेन के पास जाती हैं और फिर कहती हैं, तुम मुझे माफ कर दोगी प्लीज, मैं तुमसे अपोलोजाइज करने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें गलत समझकर। इतने में शाओ खड़ा होता है, कहता है, मम्मा इस बार तो आपने हद कर दी और मुझे पता है कि ये आपको माफ नहीं करेगी, इसलिए आप अभी अपने घर चले जाएं, इसको रेस्ट करनी चाहिए। आंशु बोलती है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। लेकिन मेमी कहती है, हाँ मम्मा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको रेस्ट करनी चाहिए, हम चलते हैं, हम बाद में आ जाएंगे ना। और मेमी अपनी मदर को खींचते हुए वहाँ से ले जाती है और उसकी मदर कहती है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। अब शाओ दोबारा से जिमिंग के पास बैठ जाता है। जब शूरेन उसकी तरफ देखती है तो शाओ कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, अब ऐसे क्यों देख रही हो? तो शूरेन कहती है कि तुम्हें पता चल गया है कि ये चारों बच्चे तुम्हारे हैं तो सबको मुझसे छीन लोगे। ये बात सुनकर शाओ स्माइल करने लगता है। शूरेन कहती है कि जवाब दो, हंस क्यों रहे हो? शाओ कहता है कि तुम भी यहीं पर रहोगी। जिस पर शूरेन कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? और जिमिंग कहता है कि डैड का मतलब है कि आप उनसे शादी कर लें। शूरेन वहाँ से जाने ही वाली होती है कि शाओ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि ना मैं तुम्हें जाने दूंगा और ना ही बच्चों को तुमसे दूर करूंगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और तीनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जिमिंग वो तो उठ नहीं सकता था लेकिन खुश तो वो भी बहुत ज्यादा था।
और इसके साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।